नमस्कार दोस्तों, ये हम लोगों की भूगोल की 5वीं क्लास है कृषि चैप्टर की। किन्हीं कारणों बस आपका जो लाइव क्लास नहीं चल पा रहा है, जो आपका 21 जनवरी के बाद से लाइव क्लास जो है चलेगा फिर से, लेकिन 21 जनवरी तक ये क्लास नहीं चल पाएगी लाइव क्लास, लेकिन आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लास जो है आता रहेगा, ठीक। और उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ तक पढ़े थे, ठीक। तो इसमें जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद है आपका, जैसे खाद्य के बारे में पढ़ चुके थे, उसके बाद है आपका कृषि पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है। ध्यान से समझिए, भारत में अगर वैश्वीकरण की बात करें तो ये 1990 के आसपास शुरू हुआ। 1990 के पहले तक देखो, अपने देश की जो आज़ादी अपने देश को मिली 1947 में। 1947 के बाद से भारत के लोग जो है बाहरी कंपनियों से बिल्कुल ही डर चुके थे, क्योंकि जैसे आपके अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से चलाएं, तो ये जो है धीरे धीरे अपना व्यापक विस्तार कर लेते हैं, जिनकी वजह से हमारे देश को काफ़ी दिनों तक गुलाम रहना पड़ा। तो इस डर के नाते जो है भारत देश जो रहता था वो बाहरी कंपनियों से डरने लगे। तो क्या हुआ कि 1947 के बाद से हम किसी भी कंपनी को बाहरी कंपनी को भारत में आने नहीं देते थे। तो जिस कारण जो है फिर आज़ादी के बाद से धीरे धीरे कंडीशन, कुछ मामले में हमारी कंडीशन जो है बनती गई, कुछ में बिगड़ती गई। तो इस हिसाब से 1990 में जब जो है चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे 1990 में, उसके बाद से जब आपके जो प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी बने आपके 1991 में, उस हिसाब से भारत का जो है भारत की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। यानी कि उस टाइम आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि आपके जो वित्त मंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी जो थे वो क्या करते हैं, उस टाइम पे अपना रणनीति लगाते हैं और जो बहुउद्देशीय कंपनियां, जो बाहर की जो कंपनियां हैं, उनको जो भारत में जगह देते थे। और जगह इसलिए देते हैं ताकि वो कंपनियां आएंगी तो आपकी बात जो कंपनियां आएंगी हम उनको एक नियम के अंतर्गत रखेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक नियम के अंतर्गत रखेंगे, और जो है उनसे कुछ लाभ हम भी कमाएंगे। और जो वो कंपनियां क्या करेंगी, बाहर से आएंगी और अपने देश में पैसा जो है इन्वेस्ट करेंगी। इससे जो है हम लोगों का भी फायदा होगा, उन कंपनियों को भी फायदा होगा, लेकिन उन कंपनियों को हम कुछ जो है अपने नियम के अनुसार रखेंगे। उसके बाद से क्या हुआ कि 1990 के बाद से वैश्वीकरण के तहत भारत में किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। देखो क्या होता है कि वो कंपनियां, जैसे बाहर से कोई कंपनी आई, बाहर से कोई भी कंपनी आई, तो अब तक क्या कहते थे कि 1947 के बाद से जो भी चीज़ें होती थी हम अपने यहाँ उत्पादन करते थे और अपने यहाँ जो है उसको क्या करते थे, अपने यहाँ ही उसकी खपत करते थे। 1990 के बाद जो बाहरी कंपनियां बाहर से आती हैं, बाहरी कंपनियां जब बाहर से आई तो क्या हुआ कि वो सब चीज़ें लेके आई। जैसे मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ, चावल का उत्पादन हुआ, अपने देश में जो होता था उसके साथ साथ क्या किया, अपने देश में जो होता था उसके साथ साथ वो बाहरी देशों से भी आने लगे। और बाहरी देशों में जैसे अगर हम बात करें, बाहरी देशों में क्या होता है कि जैसे चावल उत्पादन, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, मसाला आदि जैसे महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बाद भी जो अपना भारत देश था वो उन देशों से अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि के कारण जो है विकसित देशों के प्रति स्पर्धा करने में सक्षम नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो बाहरी कंपनियां आती थी, यानी कि देखो अब आप लोग सुन रहे होंगे कि जो गैस है, गैस पे सब्सिडी मिल रहा है ना, एलपीजी गैस रहता है उस पे क्या मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। आप सुने होंगे कि कुछ खादों पे, कुछ राज्य जो है खादों पे सब्सिडी देते हैं। तो क्या होता था कि मतलब जो देश होते हैं वो किसानों के लिए, यानी जैसे कोई चीज़ आप जैसे गैस खरीदने गए तो क्या होता है कि पहले सरकार जितना पैसा लगता है उतना आपको देना पड़ता, बाद में आपके जो खाते में सब्सिडी वापस हो जाती है। तो इस तरह से जो बाहरी देश थे उनके यहाँ सरकार द्वारा उनको सब्सिडी दी जाती थी पहले से, यानी कि किसानों की आर्थिक मदद की जाती थी। अब अपने यहाँ के किसानों को तो जो है सब्सिडी दी नहीं जाती थी। तो इस नाते क्या हुआ कि वो जो अपने मतलब अन्य जो देश थे, अपने यहाँ जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट, इन सब का भरपूर उत्पादक होने के साथ भी, जैसे अपने यहाँ मान लीजिए कोई चीज़
जब सामान अपने यहाँ का कोई भी चीज़ मान लो 12 रुपये किलो बिक रहा है, अब जो है वो जो मतलब जो दूसरे देश से चीज़ें आ रही हैं वो वहाँ के जो देश द्वारा उनके किसानों को सब्सिडी दी जाती है, तो उसी चीज़ को कम रेट पे दे रहे हैं। तो मान लीजिए वो 12 रुपये में दे रहे हैं, यहाँ पे वो भारत में लाके उसको 7 रुपये में बेच रहे हैं, तो 12 रुपये वाली चीज़ को कौन खरीदेगा? हमेशा से क्या करते हैं, 7 रुपये वाली चीज़ को खरीदते हैं। तो इसलिए जब वो कंपनियां भारत में फिर दोबारा आई हैं तो उनकी तुलना में भारत को प्रतिस्पर्धा करने में मतलब सक्षम नहीं रहे। तो इसका और भी कारण है, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीजों की नई जो संकर किस्में आ रही हैं उनका आविष्कार करने में शक्तिशाली पूरक देश के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो उत्पादन बढ़ा सकती है और खेती को अधिक लाभदायक बना सकती हैं। देखो जैसे बाहर देशों में क्या था कि जेनेटिक यानी संकरण की जो इंजीनियरिंग है उसमें क्या किया जाता है कि संकर किस्मों के जो बीज मंगाए जाते हैं। संकर किस्मों के बीज का मतलब ध्यान से सुनिए, संकर किस्मों में क्या होता है कि जो संकर किस्में होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फसल है, जैसे मान लीजिए धान की फसल है, तो आप कुछ फसलों का नाम सुनिए, जैसे गेहूं की कुछ फसल है, तो आपने यहाँ अगर गाँव से बिलोंग करते हैं तो आप देखेंगे कुछ फसलें जो है काफ़ी 3-4 महीने में उपज उनकी होती है, 4 महीने 4.5 महीने लेते हैं, लेकिन कुछ फसलें जो 90 दिन में ही पक जाती हैं। तो क्या हुआ कि एक नई किस्म आई जो क्या कहता है कि जो जल्द से जल्द जल्द से जल्द क्या होता है कि वो फसलें जो है पक के तुरंत जैसे 90 दिन में ही इनकी फसल पक जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़, जैसे आप देखते हैं पहले क्या होते थे, जो पेड़ होते थे, जैसे आम के पेड़ हैं, तो आम के जो पेड़ हैं वो पहले क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े होते थे आम के पेड़, बहुत बड़े बड़े, लेकिन फल जो होता था उनका बहुत छोटा छोटा होता था। आज के जो पेड़ आप देखते हैं, आज के जो पेड़ हैं उनके फल क्या होते हैं, बड़े बड़े, और पेड़ बहुत छोटे छोटे, और इतने छोटे होते हैं कि जैसे गाँव में तो इस छोटे छोटे इतने पेड़ लग रहे हैं कि क्या कि कोई छोटा सा बच्चा जाएगा तो रास्ते से जो है ऐसे तोड़ते हुए लेके चला जाएगा। यानी कि अब जो है जो आम के पहले पेड़ होते थे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते थे, लेकिन आम जो है छोटे छोटे होते थे। अब क्या होता है कि अब जो फसल हैं या जो आपके आम के जो नए जो है पौधे आ रहे हैं वो क्या होते हैं, उनकी हाइट जो छोटी है लेकिन आम जो है बड़े बड़े लगते हैं। इसका मतलब ये है वो जो संकरित पौधे आ रहे हैं ना, उसमें क्या किया गया कि उनकी लंबाई को इस तरह से संकरण किया गया कि लंबाई कम से कम हो, लेकिन जो फसल हो, जो फल हो, उसकी जो लंबाई हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो संकरित बीज बनाए गए। वैसे ही इसमें भी संकरित बीज का उपयोग किया जाता है, जिसमें पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा, पानी कम से कम ले, तो ऐसे करके संकरित बीज जो है लेके आते हैं। ठीक, तो उसके प्रयोग द्वारा ये क्या करते हैं, बाहरी देश जो थोड़ा सा भारत से आगे हो जाते हैं। और वास्तव में अगर हम देखें तो वास्तव में जो जैविक खेती है आजकल ये बहुत प्रचलन में है, क्योंकि उर्वरक और कीटनाशक जैसे कारखानों में रसायन के बिना जो है ये जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि रसायनों का प्रयोग तो जो हो रहा था, आजकल क्या है जो जैविक कृषि है ये भी बहुत जो है ये भी इस पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक कृषि पे, कि कम से कम हम जो है रासायनिक जो खाद हैं या रासायनिक जो कीट हैं, इन सब का मतलब कीटनाशक हैं, इन सब का कम से कम प्रयोग करें और जो है जैविक कृषि की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। जैविक कृषि में क्या किया जाता है कि जो आपके रासायनिक खादों और इन सब चीज़ों का, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक खादों, इन सब चीज़ों का क्या है प्रयोग कम किया जाता है। ठीक, तो जो है जैविक कृषि में क्या किया जाता है कि आप जो है हरी खाद का नाम सुने होंगे, गोबर की खाद का नाम सुने होंगे। हरी खाद में क्या होता था कि जो है कुछ पौधे को क्या किया जाता है, जब बरसात के टाइम में क्या किया जाता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको जो है बरसात के टाइम में उनको उगाया जाता है, बाद में खेत में ही उनकी जुताई कर दी जाती है। कुछ दिनों में वो सड़ने के बाद क्या होता है, उपजाऊ बना लेते हैं मिट्टी को। तो ये जो है इस तरह से जैविक खेती के लिए जो हरी खाद या जो पशुओं द्वारा गोबर की खाद होती है उसका प्रयोग द्वारा जो है जैविक कृषि की जाती है। इसके बाद जो है ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त हो जाता है। क्लास छोटी होने के कारण बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं। अगली क्लास में भी हम जो है बाकी जो बहुविकल्पी क्वेश्चन बच रहे हैं आपके, ठीक, उसका पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, आपको ये बताना है कि भारत की कितनी जनसंख्या है जो कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसमें से 1/4, 2/3, 1/3, 3/4 इसमें से आपको बताना है। तो इसमें से आपका जो सही होगा वो आपका है 2/3। 2/3 का मतलब है जैसे 2/3, यानी कि भारत की जितनी जनसंख्या है उसको मान लीजिए अगर 125 करोड़ है तो 2/3 में 125 करोड़ से गुणा कर देंगे तो जितना मान आएगा वो आपका 2/3 जनसंख्या हो जाएगा या 2/3। ठीक है,
इसके बाद अगला है कि आपका निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। आपको बताना है गेहूं, सरसों, चावल या मटर। खरीफ की फसल के ट्रिक बताए थे आपको कि जो खरीफ की फसल तो मतलब आपको बताते हैं खराब फसलें। तो खराब फसलों में जो वर्षा की ऋतु में होती थी तो उनको क्या बोलते हैं, उसमें से कौन सा आपका आएगा, चावल वाला क्या है आपका, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं। दूध में लाई गई क्रांति को कौन सी क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति, नीली क्रांति, सफेद क्रांति या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी कौन सी क्रांति है, सफेद क्रांति, जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो भारत में जो आपके वर्जिस कुरियन है ना। श्वेत क्रांति जो आपकी आई थी, श्वेत क्रांति कब आई थी, 1900 कितने में आई थी, 1970 में आई थी श्वेत क्रांति, 1970 में। और जो ये इसको ऑपरेशन आपके फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद जो आपकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति ये मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक, नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ये भी जो है आपका ये जो क्रांति आई नीली क्रांति, आप देख रहे हैं इस टाइम क्या होता है गाँव में या जो बड़े पैमाने पे क्या होता है, मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारें इसके लिए लोन भी दे रही है ना। तो क्या होता है कि जो आपकी नीली क्रांति है ये मछली के उत्पादन के लिए बढ़ावा दिए जाने वाली क्रांति है। यानी कि नीली क्रांति का संबंध जो है आपके मछली उत्पादन से है। और ये क्रांति आपकी कब आई थी, 1985 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद हरित क्रांति के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, हरित क्रांति किससे, ये फसलों से संबंधित है। हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में, इसके जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति जिसका संबंध किससे है, कृषि से है। ठीक, समझ में आया। इसके बाद अगला है वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है। तो अभी आपको बताए थे यहाँ ऊपर, वर्षा ऋतु की फसल को खरीफ की फसल, जाड़े की फसल को रबी की फसल बोले थे आपको। ये वाला आपका इसमें बी वाला सही होगा। आपको बताए थे कि जो रबी की फसल का मतलब, रबी मतलब आपको सूर्य बताए थे। और सूर्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता कब होती है, ठंडियों में। यानी ठंडियों में उगाई जाने वाली फसल को क्या बोलते हैं, रबी की फसल। ठीक है। इसके बाद है सरकार कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करती है। अधिकतम सहायता मूल्य, माध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य और प्रभावी सहायता मूल्य। तो किसानों को सहायता देने के लिए या फसलों में सहायता देने के लिए सरकार न्यूनतम सहायता मूल्य की बात करते थे। MSP का नाम आप लोगों को बताए थे उस दिन कि जो है न्यूनतम समर्थक जो मूल्य होता है उसमें सरकार क्या करती है, फसल जैसे ही, अब जैसे मान लीजिए अगर किसी चीज़ की बुआई चल रही, जैसे मान लो गेहूँ की बुआई चल रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो सरकार पहले ही इसका रेट फिक्स कर देती है कि जो है कितने किलो के दर पे हम इसको लेंगे, यानी 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, सरकार पहले से ही इसका निर्धारण कर देती है। अब अगर मान लीजिए उस टाइम ऐसा हुआ कि फसल अच्छी हो रही है, खराब हो रही है, कोई भी चीज़ें हों, सरकार अगर जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं कि जब फसल उगाएं और फसल अच्छी हुई तो क्या हुआ कि उसका रेट जो है मार्केट में उसका रेट जो है गिर गया, डाउन हो गया। तो जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो व्यापारी रहेंगे उसको कम रेट में लेंगे। जैसे सरकार क्या की कि वो बोल दी कि आप हमेशा ये 20 रुपये किलो के दाम से जो है इस साल बिकने वाला है। तो सरकार अब जो मार्केट में इसका मूल्य है वो 17 रुपये केजी है, 17 रुपये प्रति केजी है। तो अब जो व्यापारी हो 17 रुपये में ले रहे हैं, तो आप जो है कोई आपको इस पे कोई बाधित नहीं है। आप सीधे क्या करेंगे, ये सीधे लाके किसको देंगे, सरकार को 20 रुपये प्रति केजी दे सकते हैं, क्योंकि सरकार इसका वादा पहले से कर चुकी है तो वो 20 रुपये में ही खरीदेगी। अब अगर मान लीजिए वो उसका जैसे फसल का उत्पादन कम हुआ और रेट थोड़ा सा हाई चला गया, यानी कि ये 25 रुपये प्रति केजी है, तो आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप जिस व्यापारी को देना चाहते हैं वो 25 रुपये केजी पे दे सकते हैं। इसमें सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। जो पिछले कुछ दिनों में इस पे जो है आप जानते हैं कुछ किसान लोग आंदोलन किए थे इस मुद्दे पे, ठीक है, इसके बारे में आप सुने होंगे। बाकी भारत का यहाँ पे अगर देखें, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो भारत का नारियल प्रदेश जो आपके क्या होते हैं, जो आपके तटीय राज्य होंगे उसमें नारियल, दक्षिण के तटीय राज्यों में नारियल उगाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल तो पूर्व का राज्य हो गया, कर्नाटक भी नहीं है आपका, असम भी इधर पूर्वोत्तर में हो जाता है। तो जो आपका केरल है, केरल बिल्कुल सही होगा। केरल कहाँ पे, यहाँ पे आपका केरल है, ठीक। तो जो केरल राज्य है ये यहाँ पे, यानी कि अगर नीचे भारत के मैप में यहाँ पे देखें तो यहाँ आपका केरल राज्य हो जाता है, और जो नारियल के लिए बहुत फेमस है, जिसे नारियल प्रदेश भी कहा जाता है। इसके बाद जो है
यहाँ पे आपका जूट की फसल है, जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य जो है सबसे आगे है आपका, उसमें आपको बताना है बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा। अगर जूट उत्पादन की बात करें तो सबसे ज़्यादा आगे जो देश है वो आपका बांग्लादेश है। जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो अग्रिम या सबसे ज़्यादा उत्पादक जो देश है वो बांग्लादेश है। और भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसको उत्पन्न करने वाला जो राज्य है वो आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आगे जो है अगली क्लास में आपको ये जो भी बचे हैं इसके करा दिए जाएंगे। बाकी फिर जो है इस चैप्टर के बाद नया जो है क्लास शुरू करेंगे। लेकिन जो है अब जो आपकी लाइव जो क्लास है उसको अपलोड करके दिया जाएगा, यानी कि आप जो है लाइव में जो पूछ सकते थे वो नहीं पूछ सकते। 21 जनवरी के बाद से, जो किन्हीं कारणवश जो नई क्लास चला रहे हैं, 21 के बाद से आपकी क्लास फिर से लाइव चलाई जाएगी। तब तक के लिए आप जो है अपलोड वीडियो देख के अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जय हिंद।